चलिए स्टार्ट कर दिया हूँ। तो यस। हाँ, तो जब एसएपी लॉगिन करते हैं ना, फ्रंट में ये स्क्रीन आता है एसएपी इजी एक्सेस। तो एसएपी इजी एक्सेस में जो भी काम होता है ये सारे नोड्स हैं, सारे मॉड्यूल का अलग अलग नोड्स हैं, ठीक है। तो जैसे एक कंपनी में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम में। मॉड्यूल्स किस तरह के होते हैं, जैसे कि FICO, MM, SD, इस तरह का मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये सबका एक अलग ही साइकिल होता है, अलग ही बिजनेस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो FICO का काम क्या रहता है, जैसे ट्रांजेक्शनल डेटा को रिकॉर्ड करना। ट्रांजेक्शनल डेटा को रिकॉर्ड करना, इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। इसका एक साइकिल होता है जिसका नाम है R2R। R2R का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ठीक है। इसी तरह से MM का भी एक फुल फॉर्म होता है मटेरियल मैनेजमेंट, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अभी। और इसका साइकिल का नाम क्या होता है, P2P। P2P का मतलब क्या है, प्रोक्यूर टू पे। Procure to pay. SD का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी एक साइकिल होता है O2C। इसका मतलब ऑर्डर टू कैश, ठीक है। तो ये तीन मॉड्यूल जो है FI, MM, SD, ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जहां हर कंपनी में ये यूज होता है। ये तीन मॉड्यूल इंप्लीमेंट जो भी कंपनी करेगा वो SAP यूज कर पाएगा, ठीक है। और बाकी के जो ये MM, PP, QM, ये सब जो मॉड्यूल्स है ये एड ऑन मॉड्यूल्स है। एड ऑन मॉड्यूल मतलब ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये सब का अलग अलग फंक्शनलिटी है, इसका यूजेस अलग अलग है। जैसे PP का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग कहाँ यूज होगा, जैसे सपोज एक कंपनी में कुछ भी ऑर्डर मिला और उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितना मैन पावर लगेगा, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना पावर इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, वाटर लगेगा, कुछ भी जो भी है एक मटेरियल को कंप्लीट मैन्युफैक्चर करने में जो भी प्लानिंग होता है वो प्रोडक्शन प्लानिंग का टीम करता है, ठीक है। प्लांट मेंटेनेंस क्या है, PM का मतलब है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस का मतलब है जो भी जैसे सपोज एक कंपनी में बहुत सारे मशीनरीज चल रही है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, बीच बीच में हमको मेंटेन करना है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दो टाइप का मेंटेनेंस होता है, ब्रेकडाउन एंड प्रिवेंटिव। ब्रेकडाउन का मतलब कोई मशीन चलते चलते खराब हो गया तो उसको ठीक करने में कितना मैन पावर लगा, कितना टाइम वेस्ट हो गया, कितना लॉस हुआ, वो सारा कैप्चर होता है प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल में, ठीक है। QM का मतलब क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे कोई भी गुड्स हम खरीदते हैं तो उसको डायरेक्ट यूज में नहीं लेके आते हैं, उसको पहले क्वालिटी टेस्ट होता है। अगर वो क्वालिटी टेस्ट में पास होता है उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। तो ये काम है क्वालिटी मैनेजमेंट टीम का, ठीक है। तो अभी हमको ये सब मॉड्यूल को अभी ये सब अलग अलग मॉड्यूल्स का अलग अलग इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मैन पावर रहता है, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली सीखना क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट, क्योंकि सारा मॉड्यूल सीखना पॉसिबल नहीं है एक साथ। तो हम लोग पहले मटेरियल मैनेजमेंट सीखेंगे, ठीक है। तो प्रोक्यूर टू पे का एक साइकिल होता है, ठीक है। साइकिल क्या, हेलो, तो प्रोक्यूर टू पे का साइकिल होता है, वो क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन। फर्स्ट होता है परचेज रिक्विजिशन। इसका मतलब है कि एक कंपनी में कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है, कुछ भी मतलब कोई भी मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमको फर्स्ट क्या स्टेप है, परचेज रिक्विजिशन जनरेट करना, ठीक है। अब यही परचेज रिक्विजिशन को हम परचेज डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे। वो क्या करेंगे, वेंडर को वो ऑर्डर देंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या करते हैं, वेंडर को सबमिट करते हैं। सपोज मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक परचेज रिक्विजिशन जनरेट करा, ठीक है। यहाँ पे जैसे डेल लैपटॉप, तो यहाँ पे डेल का लैपटॉप चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन जनरेट करा और परचेज डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या रहेगा, वो दो चार वेंडर से कंसल्ट करके जिसका सबसे लोअर प्राइस रहेगा, L1 जो रहेगा, उसको परचेज ऑर्डर सबमिट करेगा, ठीक है। किसको करेगा, वेंडर को। वेंडर कौन है, जो जिससे हम माल खरीदते हैं वो वेंडर है, जिसको माल बेचते हैं वो कस्टमर है।
वेंडर को क्रेडिटर भी बोलते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज नथिंग बट अ वेंडर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप्स, परचेज ऑर्डर तो मैंने वेंडर को दे दिया। नेक्स्ट क्या है, वेंडर क्या करेगा, वो जैसे गुड्स डेल लैपटॉप मैंने ऑर्डर किया था, डेल लैपटॉप लेके आ जाएगा प्लांट में, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, गुड्स रिसीव करेंगे, गुड्स रिसीव्ड। ये किसका काम है, स्टोर डिपार्टमेंट का। गुड्स रिसीव हो जाएगा, उसके साथ क्या होता है, गुड्स जब भी लेके आता है कोई वेंडर, उसके साथ बिल भी लेके आता है। तो बिल कहाँ सबमिट होगा, फाइनेंस में, उसको बोलते हैं इनवॉइस रिसीव, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है इसमें, वेंडर को जब इनवॉइस दे देगा तो उसको क्या करना होगा, पेमेंट देना होगा, वेंडर पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हर एक स्टेप में एक टी कोड का यूज होता है। टी कोड का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन कोड, शॉर्टकट में उसको टी कोड बोलते हैं, ट्रांजेक्शन कोड। तो हर एक चीज का ट्रांजेक्शन कोड होता है। जैसे परचेज रिक्विजिशन का एक ट्रांजेक्शन कोड है ME51N, उसी तरह से पीओ का है ME21N, गुड रिसीव का है MIGO, इनवॉइस का है MIRO, वेंडर पेमेंट FDES53। इस तरह से हर एक स्टेप एसएपी में हर एक स्टेप का एक टी कोड रहता है, ठीक है। उसी टी कोड के थ्रू हम वो डेटा को एंटर करते हैं। तो डेटा अभी क्या है, दो टाइप का होता है, ठीक है। डेटा टाइप, डेटा जो है दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांजैक्शनल और एक होता है मास्टर डेटा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल डेटा और मास्टर डेटा में डिफरेंस क्या है, ट्रांजैक्शनल डेटा जो डेली हम लोग क्रिएट करते हैं, लाइक पीओ, पीआर, या फिर हो गया पेमेंट, या फिर हो गया इन्फो रिकॉर्ड, ये सब क्या है मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये सब जो है, ये सब जो ट्रांजैक्शन, जैसे गुड्स रिसीव्ड, जीआर, इनवॉइस रिसीव्ड, ये सब जो ट्रांजैक्शंस है, ये सारा ट्रांजैक्शनल डेटा है। मास्टर डेटा क्या है, जैसे वेंडर कोड, वेंडर कोड जो क्रिएट करते हैं वो मास्टर डेटा है। मटेरियल कोड, ये मास्टर डेटा है। कस्टमर कोड, ये क्रिएट करेंगे तो इसको मास्टर डेटा होता है। जीएल, जीएल का मतलब है जनरल लेजर। उसके बाद है आपका इसी टाइप का है बहुत सारा मास्टर डेटा जिसको मेंटेन करना पड़ता है। इन्फो रिकॉर्ड, लाइक कंडीशन रिकॉर्ड, ये सब आगे आएगा। अभी कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे ये सब का मतलब पता चल जाएगा क्या है, मतलब क्यों यूज होता है। तो पीओ, पीआर, ये सब ट्रांजैक्शनल डेटा है, ठीक है। अभी एसएपी में आते हैं। तो एसएपी में जब लॉगिन करेंगे, फर्स्ट स्क्रीन ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सपोज आप लोग को एक्सेस दिया जाएगा ये सिस्टम टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जैसे एक कनेक्शन बना रहेगा, यहाँ पे बहुत सारा है मेरा, आपका यहाँ पे एक कनेक्शन रहेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से ऐसे स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे क्लाइंट रहेगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो आप अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड पता है तो यहाँ पे आप यूजर आईडी डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड में क्लिक करेंगे, लेकिन पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद न्यू पासवर्ड में क्लिक करेंगे तो सिस्टम अलाउ करेगा नया पासवर्ड चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पासवर्ड चेंज करते हैं। अभी इनकरेक्ट पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि ये 810 क्लाइंट है हमारा। welcome@44 न्यू पासवर्ड। तो ऐसे पॉपअप आएगा, यहाँ पे हम लोग नया पासवर्ड डाल के अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नहीं करते हैं, अभी जस्ट लॉगिन करते हैं। तो फर्स्ट जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आएगा SAP इजी एक्सेस, ठीक है। तो SAP इजी एक्सेस में बहुत सारे नोड दिख रहे हैं, ये सब के अंदर में वो ट्रांजैक्शन कोड छुपे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने जो बताया यहाँ पे कि ME51N, ME21N, मीगो, माइरो, ये सब एक टी कोड है। तो अगर ये टी कोड याद नहीं है तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, ये पाथ के थ्रू। सपोज मैं यहाँ पे गया, लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज ऑर्डर एंड क्रिएट। ये भी अगर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ये यहाँ पे अगर क्रिएट करेंगे
तो ये यही टिकट खुलेगा ME21N, सेम चीज। तो पाथ से भी अगर आप जा सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट इतना दूर ना जाके अब टिकट अगर आपको याद हो जाता है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन, क्रिएट में डबल क्लिक करेंगे, सर्वर स्लो है थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्रिएट परचेज रिक्विजिशन का स्क्रीन खुला है, ये मैं पाथ के थ्रू गया था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी कोड दिख रहा है ME51N, सेम जो मैं यहाँ पे बताया था वो टी कोड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर ME51N भी डालेंगे तो सेम स्क्रीन ओपन होगा, क्रिएट परचेज रिक्विजिशन। इसका मतलब है आप पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन कोड के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एंड यूजर रहता है, एंड यूजर और कंसल्टेंट, यहाँ पे दो टाइप का यूजर्स रहता है, एक रहता है कंसल्टेंट्स एंड एंड यूजर। तो एंड यूजर कौन होता है? जो पीआर ये सब क्रिएट करता है, जो भी ट्रांजैक्शनल डेटा यूज करता है, वो एंड यूजर होता है। और जो उस डेटा को डिजाइन करता है, कॉन्फ़िगरेशन करता है, वो कंसल्टेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स करने के बाद हम लोग कंसल्टेंट लेवल का नॉलेज रहेगा। ठीक है, एंड यूजर कौन है? जो डेली बाय डेली मास्टर डेटा एंट्री कर रहा है, जैसे परचेज ऑर्डर बना रहा है, परचेज रिक्विजिशन बना रहा है, पेमेंट का एंट्री कर रहा है, वो सारे एंड यूजर रहेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ डाउट है अभी तक? ठीक है सर। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, आप मेरे सर। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रहा हाँ है? सर, मैं कुछ कह रहा था। हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैं सर ये कह रहा था, क्या नाम है कि ये जो ME21N है, ये इससे क्या कहते हैं सर, इस पे डबल क्लिक करना है तब ये स्क्रीन खुलेगी ना, जो आपने खोली थी। हाँ राइट, ये वाला। हाँ, यहाँ पे डबल क्लिक करने से वो स्क्रीन खुलेगी। हम्म। ओके ओके, क्योंकि सर मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसा आप कर रहे हैं वैसा सेम कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने सिस्टम में। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पे डबल क्लिक करने से ओपन होगा। ठीक है। तो काफी स्लो है सर, काफी स्लो है। हाँ, बाकी बाकी ये लोग तो कनेक्टेड है, वो लोग को आपका आवाज भी ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो देखिए कंसल्टेंट का जो भी काम है, जो भी सेटिंग्स है, वो होता है यहाँ पे नहीं। ये सारे एंड यूजर के सेटिंग्स है और एंड यूजर के टी कोड्स है इसके अंदर में। अकाउंटिंग में सब जो भी है, ये सारे नोट्स में एंड यूजर लोग काम करते हैं। कंसल्टेंट लेवल का जो लोग रहते हैं वो किस में काम करते हैं? एसपीआरओ टी कोड में। एसपीआरओ टी कोड क्या होता है? इसका एक फुल फॉर्म है एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यह है एसपीआरओ का फुल फॉर्म। एसपीआरओ टी कोड से ही सारा कॉन्फ़िगरेशंस होता है सब मॉड्यूल का एसपीआरओ। देखिए यहाँ पे एसपीआरओ में बहुत सारे सेटिंग्स है, एमएम एसडी। तो यहाँ पे एसपीआरओ में जाएंगे, एसएपी रेफरेंस आईएमजी क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे नोट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे जितना भी नोट दिख रहे हैं, जैसे लॉजिस्टिक जनरल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सारे मॉड्यूल वाइज यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं और यहीं से सारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं।
जैसे कि एमएम का है तो एमएम के यहाँ नोड पे जाएंगे, यहाँ पे सारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में सारा सेटिंग्स रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये आईएमजी स्क्रीन है। आईएमजी का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन गाइड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आईएमजी का फुल फॉर्म है इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है कंपनी में वो यहाँ इसके थ्रू ही होता है, इसी ट्रांजैक्शन थ्रू के थ्रू होता है, ठीक है। तो एमएम का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसी हिसाब से हम डिजाइन करते हैं एसएपी को एंड यूजर के लिए, कंपनी के लिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले तो एसएपी का यूज क्या है कि जैसे हमारा 2-3 कंपनी, 2-3 प्रोडक्ट या 2-3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सपोज यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में रेडी कर देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एसएपी एमएम, एसएपी एमएम का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये मैं यहाँ पे मैप करता हूँ। तो सबसे हेडर लेवल में होता है क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट क्या है, ये कुछ नहीं है, ग्रुप कंपनीज है। और इसके अंदर में क्लाइंट के अंदर में रहता है कंपनी कोड, कंपनी कोड लाइक 1, जस्ट अ मिनट। हाँ हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ पे जैसे क्लाइंट के अंदर में कंपनी कोड रहता है। कंपनी कोड क्या है, इसका मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा फिर। कंपनी कोड 2, सपोज तो क्लाइंट के अंदर में कंपनी कोड 1, कंपनी कोड 2, ठीक है। और कंपनी कोड का अंदर में हम बनाते हैं प्लांट, प्लांट 1 एंड प्लांट 2। प्लांट के अंदर में हम बनाते हैं स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पे हमारा गुड्स स्टोर रहता है, ठीक है। स्टोरेज लोकेशन 1, स्टोरेज। सर आपने काफी कुछ बोल दिया क्या इतनी देर में? नहीं नहीं नहीं, अभी यहीं से क्लाइंट से ही मैं कर रहा हूँ। क्लाइंट के अंदर कंपनी कोड होता है। वो एक्चुअली नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार, ठीक है। ओके ओके। अभी स्टोरेज लोकेशन का अंदर में होगा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, सपोज यहाँ पे एक स्टोरेज लोकेशन में 2 परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ। मैं 2 इसलिए बना रहा हूँ कि एक से ज्यादा हो सकता है, 2 या 10 या 50 इतना हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा हो सकता है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अभी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्रिएट होगा परचेजिंग ग्रुप, जीआरपी, परचेजिंग ग्रुप 1, परचेजिंग ग्रुप 2।
परचेजिंग ग्रुप क्या होता है? पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल एमएम का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी देखिए इसको मैं आपको लिंक करके दिखाता हूँ कि इसके ऊपर क्या डिपेंडेंट है। सपोज एक क्लाइंट है, क्लाइंट के अंदर में कंपनी कोड, दो कंपनी कोड भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो, जितना हो सकता है कंपनी कोड हो सकता है। तो ये इसका मतलब क्या है? कंपनी कोड का मतलब सर कंपनी को कोई लिमिट में नहीं है ना, कितना भी हो सकता है ना। हाँ, कितना भी हो सकता है। ये सर पर्टिकुलर एक कंपनी के प्लांट है ना, अलग अलग? हाँ हाँ, करेक्ट। मैं जस्ट दिखाया हूँ कि एक क्लाइंट के अंदर ओके दो कंपनी कोड हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। ओके। स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझिए, तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अभी जैसे कंपनी कोड के अंदर में सपोज मैं ये दो प्लांट बनाया, एक ये हो गया मेरा प्लांट 1 और एक हो गया प्लांट 2। तो एक कंपनी के अंदर में दो प्लांट हो ही सकता है, दो से भी ज्यादा हो सकता है यस, हो कभी। सकता है, हाँ 10, ज्यादा हो सकता है। हाँ 10 भी हो सकता है, करेक्ट। अभी प्लांट के अंदर में स्टोरेज लोकेशन, क्योंकि प्लांट में हमारा स्टोर रहता है, जहाँ पे हम गुड्स जो भी परचेज करते हैं वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टोरेज लोकेशन। तो एक प्लांट के अंदर दो से भी ज्यादा स्टोरेज लोकेशन हो सकता है। सपोज मेन स्टोर, सेंट्रल स्टोर, स्टॉक यार्ड, बहुत तरह का स्टोरेज लोकेशन होता है जहाँ पे हमारा गुड्स अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब जैसे ये स्टोरेज लोकेशन के अंदर में हम क्रिएट करेंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जैसे 5 लोगों का टीम रहता है, वो क्या करेंगे, 5 नहीं मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, मैं सपोज बोला एग्जांपल के तौर पे, जैसे 5 लोगों का टीम है, उसका काम है कॉमर्शियल, जितना भी गुड्स परचेज होगा वो कॉमर्शियल टीम के थ्रू परचेज होगा, तो उस टीम को हम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। तो अलग अलग लोकेशन में अगर दो टीम बैठा है तो दोनों का अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि किस लोकेशन से कितना गुड्स परचेज हो रहा है, ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए। अभी देखिए ये ट्री पूरा रेडी हो गया है, ठीक है। अभी क्लाइंट, अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्लाइंट के अंदर कंपनी कोड। तो क्लाइंट किसको बोलते हैं? सपोज यहाँ पे एक कोई ग्रुप ले लेते हैं, जैसे XYZ, ये कोई कंपनी है। या फिर यहाँ पे ले लेते हैं सपोज मारुति ले ली, मारुति, लाइक मारुति। ओके, MARUTI। सपोज यहाँ पे मारुति ग्रुप ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लाइंट, क्लाइंट हो गया हमारा मारुति ग्रुप। अब मारुति ग्रुप का दो कंपनी है, ठीक है। तो एक हो गया मान लीजिए मारुति, सपोज मारुति, गुड़गांव वाली हो गई, एक मारुति मानेसर वाली हो गई। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं दिखा रहा हूँ जस्ट। मारुति का जैसे दो कंपनी है, एक है टेक्सटाइल का और दूसरा है मारुति पावर। उसका पावर प्लांट भी है, तो दो कंपनी हो गया उसका, एक टेक्सटाइल कंपनी, एक पावर कंपनी, ठीक है। अब जब ये एसएपी यूज ओके कर, अब ये जब एसएपी यूज करेगा, तो जैसे इसका ऑनर तो एक ही है मारुति कंपनी का, तो वो जैसे देखना चाहता है कि टेक्सटाइल और पावर बिल्कुल। दोनों में आज का डेट में क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या मतलब सेल्स है, क्या परचेज है, कुछ भी देखना चाहता है, कोई भी रिपोर्ट, ये दोनों लोकेशंस में वो एक ही एसएपी से देख सकता है। तो एसएपी क्या करता है, रियल टाइम रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं है, ठीक है। अभी जैसे ये दो कंपनी कोड हो गया हमारा। अभी मारुति टेक्सटाइल का दो प्लांट है, सपोज यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज एक है सूरत में और एक है मान लीजिए कोलकाता में, ठीक है। फिर यहाँ पे सूरत नहीं, उड़ीसा, उड़ीसा, यहाँ पे एक उड़ीसा में है और एक कोलकाता में, दो प्लांट है इसका मारुति टेक्सटाइल का। अभी क्या है, जैसे सपोज कोलकाता वाला प्लांट में दो स्टोरेज लोकेशन है, एक है मेन स्टोरेज लोकेशन,
और एक है सेंट्रल स्टोरेज लोकेशन। दो स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे हो गया, मेन स्टोर एंड सेंट्रल स्टोर। इसके अंदर में रहेगा परचेजिंग ग्रुप। परचेजिंग ग्रुप सपोज यहाँ पे एक कोलकाता में बैठा है एक टीम और एक उड़ीसा में एक टीम बैठा है, दो टीम बैठा है परचेज करने के लिए, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग नाम से क्रिएट करेंगे, तो इससे मुझे पता चलेगा कि इस लोकेशन से कितना प्रोक्यूरमेंट हो रहा है और इस लोकेशन से कितना प्रोक्यूरमेंट हो रहा है। तो वो मैं हम यहाँ से अलग करने से मुझे वो रिपोर्ट मिल पाएगा। अगर एक ही परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों लोकेशन के लिए यूज करेंगे तो हमको ये निकालना मुश्किल होगा कि एक लोकेशन से कितना परचेज हुआ है, ठीक है। तो इसको दो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड करेंगे। अभी यहाँ पे ग्रुप क्या होता है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल लाइक यहाँ पे डिपार्टमेंट भी हो सकता है, नहीं तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ परचेजिंग ग्रुप, लाइक यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, जैसे RHUL, ये हो गया एक ग्रुप। और एक हो गया यहाँ पे दो तीन भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे शुभम एक हो गया, और यहाँ पे तीन भी कर सकते हैं, अंकिता भी है यहाँ पे, उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन हो गया पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ये हो गया परचेजिंग ग्रुप, ठीक है। 1 and 2 and 3, तो एक से ज्यादा बना सकते हैं, यहाँ पे तीन बना देते हैं सपोज। अभी जो भी स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ इसको SAP में डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सपोज तीन परचेजिंग ग्रुप यहाँ पे मैंने बना दिया। अभी समझ में आ रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया इधर, अभी प्लांट में कैसे मैप करेंगे, क्लियर है? तो हेलो, कुछ नहीं बोल रहे। हाँ सर, मुझे तो आ गया। ठीक है, तो शुभम आपको दिखाई, मैंने समझ आ रहा है तो ये सब। हेलो शुभम, अरे म्यूट अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ठीक है। अंकिता समझ में आ रहा है तुमको? हाँ ठीक सर परचेज ऑर्गेनाइजेशन और उसके परचेज ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? जैसे स्टॉक स्टोरेज लोकेशन 2 के बाद आप परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1 और परचेज ऑर्गेनाइजेशन 2 किए ना, उसमें परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1 के अंदर परचेज ग्रुप 1, 2, 3 आप क्यों किए? ओह नहीं नहीं, एक तो किसी में भी, इसमें भी हो सकता है, ऐसा नहीं। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए लिया कि 2 से है, ये 1 में भी इतना टीम हो सकता है। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि एक एक्चुअली परचेज ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज से लिंक नहीं, ये डायरेक्टली प्लांट से लिंक है और ये डायरेक्टली कंपनी कोड से लिंक है। तो एक जैसे एक स्टोरेज, जैसे ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बैठा है, कोलकाता में, तो ये मेन स्टोर के लिए भी गुड्स प्रोक्यूर कर सकता है कोलकाता वाला, और सेंट्रल के लिए भी कर सकता है, ठीक है। ये दोनों के साथ असाइन रहेगा। ये तो जस्ट मैं जगह नहीं था बोल के मैं स्टोर 2 में ये कर दिया, ये इंटरलिंक रहेगा सब, एक दूसरे से असाइंड रहेगा। ये जब मैं बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं जस्ट, अगर ओवरफ्लो होने लगेगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्टॉप कर दूंगा आज के लिए। सपोज यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कंपनी कोड जो है, ये दो कंपनी कोड जो मैंने बनाया और क्लाइंट, ये तीन चीज का काम नहीं है, ये FI का कंसल्टेंट बनाता है, ठीक है। FI जो कंसल्टेंट यहाँ पे रहेगा उसका काम है, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो तैयार होता है SAP में वो FI क्रिएट करके देता है। उसके बाद का काम आता है कहाँ से, ये प्लांट से आता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी कोड में बहुत सारे GL, चार्ट ऑफ अकाउंट, बहुत सारा नेसेसरी चीज जो रहते हैं जो FI ही जानते हैं और वही करते हैं। तो का काम स्टार्ट होता है प्लांट से, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड परचेजिंग ग्रुप, ठीक। तो अभी यहाँ पे लॉगिन हो गया। यहाँ पे देखिए टिक कोड डालेंगे SPR,
नेट बहुत स्लो है लग रहा है, इसके लिए नहीं चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे SPRO का स्क्रीन खुल गया है। यहाँ से हम लोग सारा सेटिंग्स करते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो जो भी प्लांट बनाएंगे, स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे, वो सारा काम होगा यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ये सर कहाँ पे खुला है आप मुझे बताएंगे एक बार? SPRO टी कोड। आज काफी स्लो है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप लोग का जो थ्योरेटिकल हो गया है इसको अच्छे से समझ लीजिए, और आपको जो लिंक दूंगा मैं ये आज का क्लास का, उसको बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है।